हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। हम लोग एनसीईआरटी की एक श्रृंखला चला रहे हैं। तो इस श्रृंखला के तहत हम लोग जो है सोशल साइंस के फर्स्ट यूनिट में कह सकते हैं पॉलिटी सेक्शन, सिविक्स जैसे एनसीईआरटी में कह सकते हैं सोशल साइंस बोलते हैं, अब सिविक्स नहीं बोलते हैं, और पॉलिटिकल साइंस जो व्यक्ति या जो लोग पीएसआईआर सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में लिए हैं, तो इन बुकों को पढ़ना उनके लिए अनिवार्य है। तो ये जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं ये हम इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर के चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस श्रृंखला की सबसे खास बात यह है कि हमने एनसीईआरटी से जो चीज़ें ली हैं वो हूबहू हैं, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, एक कुछ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं इसमें, कुछ आपको नोट डाउन करने के लिए हैं, आप उन्हें पढ़ लिख सकते हैं। तो ये श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के जो प्री कम मेंस एग्जाम है उन संदर्भ में जो जीएस सेक्शन या ऑप्शनल जिनका पेपर है पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर उनके लिए, और साथ में ही यूपी ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम की जो श्रृंखलाएँ हैं उन श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू की है। तो ये श्रृंखला हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने व्यू और कमेंट, अपनी कोई प्रॉब्लम समस्या अगर कोई चीज़ पूछनी है, नहीं समझ में आ रही है, पूछ सकते हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो हम देख सकते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज का ये पार्ट है बाय अनुज पटेल सर, आप देख सकते हैं। तो सोशल साइंस की बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे इन संस्थाओं के तहत एक चैप्टर 4 चुनावी राजनीति, तो लोकतांत्रिक राजनीति के तहत आप देखेंगे चुनावी राजनीति चैप्टर 4 जो आप पढ़ लिख रहे हैं या समझ रहे हैं। ये भारत की उद्देशिका प्रियम्बल है, आपको हम कई हर वीडियो में ये चीज़ दिखाते हैं, आप इसे पढ़ते रहें, क्योंकि ये कभी कभार आपको एग्जाम में क्या होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है हुबहू लिखने को पूछ दे, हो सकता है आपको कुछ इसमें जो संशोधन हुए हैं वो संशोधन के कौन कौन से संशोधन में वर्ड जोड़े गए वो जोड़ दे, तो हम आपको अंडरलाइन करके बता दे रहे हैं। देखिए ये वर्ड है, हम हर वीडियो में लगभग बता रहे हैं। तो संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये आप देख सकते हैं 1970, और क्या है 42 अमेंडमेंट यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। और 1976 आप देख सकते हैं, आप इनको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं चुनावी राजनीति के संदर्भ में। और हम ये भी देखेंगे इंदिरा सिविल सर्विसेज के चैप्टर है चुनावी राजनीति, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। अब सवाल हम बात करें कि अभी तक हमने चुनाव में कैसे, अब क्या होगा, एक पार्टी जो अपने कैंडिडेट को वोट देती है, कैसे आप मतदान करते हैं, कैसे वो चुनाव प्रचार करते हैं, कैसे आप वोटिंग करते हैं, वोटिंग की गणना कैसे होती है, चुनाव आचार संहिता क्या होती है, और चुनाव आयोग के क्या क्या शक्तियाँ, पावर थोड़ा बहुत हमने डिस्कस की है। और चुनाव आचार संहिता की कुछ नियमावली है, उस नियमों के तहत चुनाव अधिनियम है, तो उस अधिनियम के तहत चुनाव होते हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, ये सभी चीज़ों की चर्चा सुनी। अब हम बात कर रहे हैं, एक सवाल है आपसे कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में क्या चुनाव बहुत महंगे हैं, आप देखेंगे कि वास्तविकता तो ये है, अभी आपको बताया था कि भारत में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च 25 लाख निर्धारित किया गया है, और विधानसभा के लिए 10 लाख आपको बताया था। आपको दिखा भी देते हैं, तो आप इन्हें चाहें तो देख सकते हैं। देखिए आपको बताया था हमने, आप इन्हें देख सकते हैं 25 लाख है, ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा के लिए क्या है 10 लाख रुपए से ज़्यादा। ये सभी नियमावली हैं, इन्हें देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हो क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं।
तो आप देख सकते हैं चुनाव में तो वास्तविकता ये है कि जो प्रतिनिधि है अपने कुछ समर्थकों के साथ क्या होगा, चुनाव प्रचार के लिए रैलियाँ, ठीक है, चुनाव प्रचार करने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है जागरूकता अभियान। जैसे भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकारें चलाती हैं तो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, किसी योजना को, किसी बीमारी के प्रति जब वो अपना आप के प्रति जागरूकता फैलाती हैं तो क्या करती हैं, गली नुक्कड़ में नाटक मंच का करते हैं, आयोजन करते हैं। आप देखेंगे लोक मंच आयोजन करते हैं, लोकगीतों का आयोजन के माध्यम से बताते हैं कि ये बीमारियां फैलती हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको देखेंगे टीवी चैनल, रेडियो पर भी करते हैं। सेम चीज़ आप देखेंगे कि भारत में भी अगर चुनाव खर्च ना के बराबर करना है तो जनता आज क्या है, हर जनता के पास आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके पास मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है। आपको समझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत में चुनाव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कहता। चुनाव आयोग ने कहा है कि 25 लाख और 10 लाख का रुपये निर्धारित किया है। आप देखेंगे कि 2014 में क्या हुआ, 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही करीब क्या हुआ, 3550 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ठीक है, अब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या हुआ, सरकार ने 3500 रुपये खर्च किए चुनाव खर्च पे। चुनाव खर्च ये वो है जब क्या होगा, जगह जगह जो ईवीएम मशीनें गई, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो अधिकारी गए जिन्होंने चुनाव करवाए, उनके रहने खाने का खर्च, ये सभी क्या हैं, ये सभी इसमें जुड़ते हैं। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर लगभग 40 रुपये करीब खर्च होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजस्व पर कितना बड़ा बोझ है क्या, चुनाव। तो पार्टियां, तभी तो कहा जाता है कि कोलेशन गवर्नमेंट का होना, कभी अस्थिर सरकार का होना, चुनाव पे मतलब राजस्व को अधिक अधिभार देना, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक स्थिर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे पार्टियां और उम्मीदवारों ने जो है क्या हुआ है, चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। आप देखेंगे कि जो सरकार ने 3500 रुपये खर्च किए हैं, तो आप देखेंगे एक पार्टी होती है, पार्टी फंड होता है। पार्टी फंड में आप देखेंगे मतदाता, समर्थक, व्यापारी, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, चंदा देते हैं, आप भी दे सकते हैं। और एनजीओज बाहर से भी इनके लिए फंडिंग होती है, क्योंकि विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए या पार्टी की जो विचारधारा किसी भी बनती है तो आप देखेंगे इसके लिए खर्च होता है। और वास्तविकता तो ये है कि राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो चुनाव प्रचार अभियान है वो राजनीतिक किससे, फंड से ही उन्हें प्रचार प्रसार करना चाहिए या उन्हें पैसा मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इसके उलट होती है कि वो अपने ही पैसे से चुनाव लड़ते हैं और पार्टी फंड में भी पैसा जमा करते हैं और साथ में भी वो जनता के बीच उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो 3500 करोड़ रुपए 2014 का जो राजस्व खर्च है चुनाव में, ये इतना खर्च हुआ। इसके साथ ही आप देखेंगे पार्टियां और उम्मीदवारों ने सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। कारण ये है कि उन्हें कई जगह इस तरीके से देखे इलीगल या अनैतिक रूप से खर्च करते हैं। आपको दारू पिलाएंगे, ठीक खाना खिलाएंगे, वोट रैलियां करेंगे, उसके लिए क्या होगा, समर्थक चाहिए, पैसे चाहिए। तो इन सभी में क्या होगा, उम्मीदवार और पार्टियां पैसा खर्च करती हैं। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों और उम्मीदवारों का क्या करेंगे, कुल खर्च का लगभग 30,000 करोड़ रुपए हुआ होगा। ठीक है, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये। आप देख सकते हैं कितना 500 रुपये आया हुआ है। साथ में आप ये भी देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं क्या, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है, हर मुल्क पर। ठीक है, 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठता है। आइए इस खर्च की तुलना अन्य खर्चों से करें तो देख सकते हैं लोग इस पे कहते हैं, जो चुनाव विश्लेषक हैं, कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है। ये बात सही है। कोई भी खर्चा जब भारत सरकार के राजस्व से आवंटित होता है तो आप देखेंगे कि वो हर व्यक्ति पर डिवाइड किया जाता है। अपने यहाँ जो कर लिया जाता टैक्स है, टैक्स भी क्या आता है, आप देखेंगे कराधान करापात वाले सिस्टम इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो आप इसे देख सकते हैं कि हर व्यक्ति पर राजस्व, जिसके एक टैक्स का स्लैब है, टैक्स के स्लैब से आपसे क्या होता है, राजस्व भारत सरकार प्राप्त करती है लोगों से। तो हर मुल्क आप देख सकते हैं कि मुल्क और 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। ठीक है, हर मुल्क या
हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए खर्च की तुलना अन्य खर्चों से करें। तो देख सकते हैं कि 2005 की बात है, तो 2005 में आप देख सकते हैं सरकार ने क्या हुआ, फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियाँ खरीदने और का फैसला किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। ये तो भारत सरकार के क्या है जो है जिसमें सुरक्षा के लिए है, ये तो इससे तुलना की जा रही है। ठीक है, बस सिर्फ ये तुलना है, आप याद रखिएगा। दिल्ली में देख सकते हैं 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। आप देख सकते हैं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन शीला दीक्षित के समय हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट थी। आप देख सकते हैं अनुमानतः इस समय लगभग 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुए थे। इसमें बहुत सारे नाम करप्शन में आए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? ठीक है, आप देखते हैं जब किसी देश में खेलों का आयोजन होता है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट खरीदें अगर रक्षा से रिलेटेड हैं तो देश की सुरक्षा के लिए है। अगर खेलों का आयोजन है तो खेल क्या होते हैं, उस खेलों का आयोजन अगर भारत को मेज़बानी राष्ट्रमंडल खेलों की मिली थी तो इसके माध्यम से क्या होता है, देश दुनिया में भारत ने खेलों का आयोजन किया है। इसके माध्यम से ये कहा जाता है कि भारत अब विकसित या अपने राजस्व से अपने खर्चे पे क्या है खेलों को आयोजन कर सकता है। तो एक नाम के लिए, दूसरा उस जिस देश में खेल का आयोजन होता है उस खेलों के लिए कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधन डेवलप करती है सरकार, किसके, विश्व लेवल पर जहां लोग आ सकें, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ साथ उन देशों के क्या होते हैं दर्शक भी आते हैं। और इससे क्या होगा, दूसरा एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उस एरिया में आप देखेंगे जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टेडियम जो भारत की निधि हो गए, अब एक जो जहां भारत का व्यक्ति या भारत के लोग वहाँ उन स्टेडियमों में उन प्रतियोगिताओं में क्या हो गया हिस्सा लेकर अपने खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं। तो क्या चुनाव को महंगा माना जाएगा? सवाल आपसे ये है। इस विषय पर हमारी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर पार्टी के या उम्मीदवार के एजेंट क्यों मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि जो भी आप मतदान केंद्र होते हैं, ठीक है, मतदान और तो इन पे देखेंगे पार्टी के क्या होंगे उम्मीदवार, जिन्हें एजेंट कहते हैं। ठीक है, एजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। ये एजेंट क्या करते हैं, देख रेख रखते हैं कि कोई मतदान पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, हमारी पार्टी के खिलाफ कोई खिलाफ तो वोटिंग नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती किसी से वोटिंग तो नहीं कराई जा रही है। तो इन चीज़ों के लिए तो हर पार्टी का एक क्या होगा, एक एजेंट हर मतदान केंद्र पर उस एरिया से नियुक्त होता है। आप ये भी देखेंगे कि उम्मीदवार के एजेंट के रूप में आप और मतगणना केंद्रों की बात करें, अब बात करेंगे मतगणना केंद्रों के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं मतगणना केंद्रों पे आप इसे देख सकते हैं। पहली बात अगर हम बात करें मतगणना केंद्र पर तो आप इसे इस रूप में देखेंगे क्या कि मतगणना केंद्र पर जो मतगणना हुई है उसमें जो मतगणना अधिकारी है वो कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, अपनी बात कह सकता है चुनाव आयोग से। दूसरा क्या होगा, उस पे क्या किसको कितने वोट मिले हैं। तो हर पार्टी का एक क्या एजेंट मतगणना केंद्र के अंदर जहां वोटिंग हो रही होती है, गिने जा रहे होते हैं वहाँ होता है, वो निगरानी रखता है कि हमारी पार्टी को कौन से वोट मिले हैं, कौन से वोट नहीं मिले हैं। मिले का मतलब है सिर्फ काउंटिंग के संदर्भ में ये एक व्यक्ति को नहीं देखता है कि इस व्यक्ति ने हमें वोट दिया या नहीं दिया। ये ईवीएम मशीन में आपको पता भी नहीं लगेगा, तो आप मौजूद चिंता मत करें। ठीक है, इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। आपसे एक सवाल है कि हम कहाँ पहुँचे का समझे में देख सकते हैं कि मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। ठीक है, आप देख सकते हैं मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या है नई रेलगाड़ियाँ। ठीक है, आप देख सकते हैं या अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अगर सरकार नई रेलगाड़ियाँ अगर पहले से ही वो क्या है पहले से ही रेलगाड़ी तो तुरंत बन के तैयार नहीं हो सकती है। अगर निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियाँ सिर्फ क्या जा रही हैं, सवारी ढो रही हैं, उसके लिए अगर दिखा रहे हैं तो नहीं है। अगर खास रैलियों के लिए आप संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं क्या सरकारी, उसका राजस्व आप सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो फिर
आप उल्लंघन माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि एक उम्मीदवार ने वायदा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चुनाए, ठीक है, आप देखेंगे एक उम्मीदवार ने वादा किया है कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा, ये वादा कर सकता है। ठीक है, एक उम्मीदवार ने सब, क्योंकि वो उसके यहाँ की समस्या है कि लोगों ने इस बात रखी होगी कि हमें ये समस्या है, आप हमारे लिए काम करिए, तो उसने उस समस्या को नोटिफाई किया होगा और कह सकता है या पहले से ही किया होगा। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक उम्मीदवार ने समर्थकों द्वारा मतदाताओं के एक मंदिर ले जाकर उम्मीदवारों को वोट देने का शपथ दिलाना, तो यही चुनाव संहिता का उल्लंघन है। हमने आपको बताया था अभी कि कोई भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए धर्म स्थलों का उपयोग नहीं करेगा, या ऐसा मनाही है चुनाव आचार संहिता में, आप देख सकते हैं। और किसी उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बांटना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कंबल बांट सकते हैं, लेकिन कंबल देकर वोट मांगना गलत है। आप कंबल देंगे इस आधार पर कि ये इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कंबल दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये सभी नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं किन किन है। तो आप उम्मीदवारों को जाएंगे तो आप वो क्या होगा, कंबल नहीं बांटेंगे। उस समय आप देखेंगे कंबल बांटेंगे तो क्या होगा, विपक्ष का कैंडिडेट कहेगा कि कंबल बांट के वोट मांग रहे हैं, तो उस समय आप कंबल नहीं बांटेंगे, कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, और एक बात बता दें तो दूसरा भी ये गलत है, आप याद रखें। तो मतदान की तारीख से पहले, ठीक है, मतदान की तारीख से पहले क्या होगा, ये भी आप देखेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं। कारण है कि मतदान की तारीख से पहले एक मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई रेलगाड़ी ऐसी नहीं चलाएगा जो हरी झंडी दिखाकर, अगर वो पहले से ही तय है, वो तारीख बीच में आ गई चुनाव के, वो बात अलग है, क्योंकि चुनाव रैली और रेल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं कि एक उम्मीदवार ने वायदा किया कि चुने जाने पर वो अपने, तो ये कर सकता है। ठीक है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकता है कि हम अगर जीत गए तो ये काम करेंगे। आप कह सकते हैं कि आप जब चुनाव लड़ें कि हम जीत गए तो यहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, स्टेडियम खुलवाएंगे, या वेलफेयर स्टेट के रूप में कुछ क्या होंगे, कुछ हाउसेस बनवाएंगे जहाँ लोग रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे काम वो कर सकते हैं। और मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या है, अगर स्वयं मंत्री है और नई रेलगाड़ी तुरंत ही, मतलब मतदान की तारीख से पहले से ही, तारीख से पहले आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद उन्होंने कहा कि हम एक रेलगाड़ी चलवा रहे हैं, वो नहीं चलवा सकते। आचार संहिता से पहले तय था कि वो रेलगाड़ी वहाँ जाएगी तो जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इस वीडियो को हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक, क्वेश्चन भी अगर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। सो थैंक यू, बात में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।